देखिए बेटा, हमारे पास जो है ये सेकंड लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स का। इसमें कुछ ऐसा है बेटा हमारे पास, जैसे अगर मैं ऐसा करता हूं, मैंने 5 प्रॉपर्टी लिख ली थी, मान लीजिए मैं 6ठी प्रॉपर्टी लिखूं, P6 लिखता हूं इसमें। बेटा P6 प्रॉपर्टी इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, मान लीजिए बेटा ये है। अगर मैं चाहूं तो किसी भी एक रो का कोई भी मल्टीपल दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने चाहा, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू D है, मैंने क्या काम किया, पहली रो में K टाइम्स ऐड कर दिया सेकंड रो। समझ गए बेटा? हो सकता मैं थर्ड रो ऐड कर देता या सब्ट्रैक्ट कर देता। तो पहली रो में मैंने दूसरे का K टाइम्स अगर ऐड किया तो अब कैसा दिखेगा, ये A1 प्लस है ना, जैसे A1 के सामने A2 है तो A2 ऐड हो गया, B1 के सामने B2 है तो B2 ऐड हो गया, ऐसे ही बेटा C1 प्लस C2 ऐड हो गया। ठीक है, और देखिए A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड रो का K टाइम्स पहली वाली रो में ऐड कर दिया, वो सामने वाला एलिमेंट ऐड हो जाता है उस हर एक एलिमेंट में। तो बेटा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो बेटा अभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, अभी तब भी D थी, अभी भी D है। सही है, तो यही मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं क्या करूंगा, इफ मैं सिस्टमैटिक लिखा देता हूं बेटा इसको। इसका जो स्टेटमेंट है इस प्रॉपर्टी का वो ये है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स of any row or column. The same multiples of corresponding elements of any other row or column. ठीक है भैया, तो ये यही कहना चाहता था कि बेटा जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स है ना किसी भी रो के, वो उसका कोई भी मल्टीपल आप इधर लाकर ऐड करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसकी एक स्टार मार्क करके मैं लिखा रहा हूँ, एक कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए आपने पहली वाली रो को चेंज कर दिया, दूसरी के कुछ मल्टीपल्स ऐड कर दिए, आप दूसरी को भी चेंज कर सकते थे, मान लीजिए तीसरी का मल्टीपल कुछ ऐड कर देते, लेकिन एक बार में कम से कम एक को प्योर बचा के रखना, ओरिजिनल वाला, अगली बार में लगा लेना। मैं जैसे पहले मैं लिखा देता हूँ स्टेटमेंट, फिर मैं उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि एटलीस्ट वन रो और कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है भैया, कम से कम एक अनचेंज्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, या मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 2 3 5 1 0 2 5 1 3। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैंने ऐसा किया, मैंने क्या किया, R1 की जगह R1 में सेकंड वाले का 2 टाइम्स ऐड कर दिया, पहली रो में दूसरे वाले का K टाइम ऐड कर दिया। मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, दूसरी रो में तीसरी वाली का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, देखना क्या आ रहा है, पहली में जब दूसरी का दोगुना ऐड करेंगे तो दो में जब इसका दोगुना ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 2, 3 प्लस 0 इंटू 2, 5 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4 है। दूसरी का दोगुना मैंने पहले में ले जाकर ऐड कर दिया। और क्या ऑपरेशन किया मैंने साथ के साथ, ये वाला ऑपरेशन हो गया। इस ऑपरेशन को देखते हैं, सेकंड वाले की जगह पे क्या आएगा, सेकंड माइनस 3 टाइम्स R3, क्योंकि तीसरे का 3 टाइम्स मैंने सब्ट्रैक्ट किया है।
तो 1 माइनस 15, 0 माइनस 3 और ये 2 माइनस 9, ठीक है। और देखिए 5 1 3, ये हो गया बेटा। मैंने क्या बोला था कि देखो दो चेंज हो, ये पहली रो चेंज हो गई, दूसरी रो चेंज हो गई, लेकिन तीसरी मैंने बचा के रखी। इस बार तीसरी नहीं कर सकता था, हाँ मैं अब चाहूं तो अब कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए पहले इनकी वैल्यू देख लेता हूं, सिंप्लीफाई करके क्या आ रही है, 4 3 9 माइनस 14 माइनस 3 माइनस 7 5 1 3। हाँ मैं अब कर सकता हूं, अब नए तरीके से। मान लीजिए मैं R3 में क्या कर दूं बेटा, R3 में मान लीजिए मैंने क्या किया, पहली वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एड या सब्ट्रैक्ट सब एक ही ऑपरेशन है, सब कोई भी लगा सकते हो आप। तो बेटा ये दो तो ऐसे ही रह गई, और तीसरी वाली इस बार कैसी दिख गई, 5 माइनस 4, सामने 4 आ रहा है ना फर्स्ट वाले का, 1 दिस माइनस 2 दिस माइनस 6, ठीक है भैया। तो ये मेरे पास जो है हो गया। तो मेरा मतलब ये है भैया कि आप तीसरी वाली में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली उसको सेम रखना है, लेकिन हाँ एक बार में, जैसे यहां से इसके बाद ये डिटर्मिनेंट लिखा गया ऑपरेशन लगाने के बाद, तो इस टाइम कम से कम एक को बचा के रखना, एक बार में तीनों को चेंज मत करना, भले अगले स्टेप में कर देना। समझ गए बेटा? ओके। तो कोई भी मल्टीपल मैं एक रो में दूसरे रो का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और जैसे मैं रो में कर सकता हूं वही काम मैं कॉलम में भी कर सकता हूं, ठीक है भैया। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मतलब समझने वाली है, वो आप जानते भी हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वो। देखिए आप एक बात बताइए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एक डिटर्मिनेंट लिखूं, मान लो x 1 0 2x 3x 1 5 2 3, ठीक है। अब मैं दिस इक्वल टू 0 लिखूं, या फिर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो गया ये हो गया मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो बेटा आप दिस इक्वल टू 0 लिखो या फिर दिस इक्वल टू 0 लिखो, एक ही तो बात है, क्योंकि ये भी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही है बेटा। मान लीजिए मैं लिखूं आपके पास 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, मैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 लिखूं या 6 इक्वल टू 0, बात तो एक ही है, 2 इंटू 3 की वैल्यू 6 होती है, सही है। अच्छा तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0, तो आप ऐसे बोलते हो देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाली बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं भाई जो काम पॉलिनोमियल के साथ कर सकता हूं, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है वैल्यू निकलने के बाद, तो मैं यहां भी कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट x 2x 5 1 3x 2 0 1 3, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा रखने पर बिकम्स 0, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अरे ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो बेटा जो काम पॉलिनोमियल के साथ होता था, पॉलिनोमियल में मान लो मैं x इक्वल टू 1 पुट करूं और वो 0 हो जाए, तो x माइनस 1 एक फैक्टर बन जाता था इसका। ऐसे ही भैया डिटर्मिनेंट में x इक्वल टू 1 पुट करूं और उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलने के बाद जो वैल्यू आती है ना, तो डिटर्मिनेंट लिखो या वो वैल्यू लिखो, एक ही तो बात होती है, सही है। देखिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं ना बेटा। पहले
जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, ये 3-4 मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट याद भी रखना बेटा, है ना, ये क्योंकि ये काफी फेमस है। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मान लीजिए मुझसे बोला इसको फैक्टराइज कीजिए। आप क्या करें बेटा, देखिए हमेशा किसी भी डिटर्मिनेंट को जब आप फैक्टराइज करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस तरह से ऑपरेशन लगाएं, उस तरह से रोज या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा जगह एक जैसा बने ताकि उसको मैं बाहर कॉमन ले पाऊं, या फिर ज्यादा से ज्यादा जगह जीरो बने। ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। जीरो बनता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना मल्टीप्लाई वगैरह कराने में। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 आमने सामने, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आमने सामने। तो मान लीजिए मैं पहले वाले कॉलम में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूं और दूसरे वाले कॉलम में से मैं तीसरे को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखना क्या आएगा बेटा, ये डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा मेरे पास। देखो पहले वाले ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। मैं अगर पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 1 - 1 0 x - y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे कॉलम में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो क्या आ रहा है 0 y - z और जी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा ऐसे दिख रहा है, एक तो देखो ज्यादा जगह 0 हम बनाना ही चाह रहे थे, और देखो इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे इसमें से। ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो बेटा पहले में एक्स माइनस वाई है हर जगह, मैंने पहले कॉलम से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 0 में से कॉमन लेंगे 0 बचेगा, एक्स माइनस वाई में से लेंगे 1 बचेगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है भैया, और देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो बेटा y माइनस जेड बचेगा 0, y माइनस जेड की जगह रखेंगे 1, यहाँ की वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो y प्लस जेड बचा रह जाएगा क्योंकि y माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था किसी एक से कॉमन लेते हैं तो सीधे बाहर आ जाता है ऊपर, और किसी एक कॉलम या रो से कुछ कॉमन लोगे तो आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और देखिए ऐसा बच गया। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं जैसे x माइनस, यहाँ ऊपर से शुरू कर देता हूं बेटा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब इसकी मैं इस डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो 0 इंटू दिस इंटू दिस, 0 इंटू दिस इंटू दिस, 1 इंटू दिस इंटू दिस। तो बेटा 0 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस जेड माइनस दिस। ठीक है भैया, तो अब देखना क्या आ रहा है x माइनस वाई y माइनस जेड एंड बेटा ये हो गया z माइनस x। कोई दिक्कत है? तो बेटा ये फैक्टराइज हो गया। तो समझ गए फैक्टराइज कराते हुए हमें क्या करना है, उन रो या उन कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं जिससे जगह जगह पर एक जैसा बने या फिर जगह जगह पर 0 बने। ठीक है, तो आमने सामने जैसा 1 1 दिख रहा है तो बेटा 1 - 1 0 होता है ना, तो पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये भी 1 1 आमने सामने दिख रहा है तो दूसरे में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, और देखिए आगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला फैक्टराइज 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ठीक है, देखते हैं बेटा, मैंने पहले भी बोला है कि फैक्टराइज जब करवाना हो तो बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह 0 या एक जैसा बने। मान लीजिए मैंने क्या काम किया, C1 की जगह पे C1 माइनस C2 किया और बेटा C2 की जगह पर C2 माइनस C3 किया तो क्या आ जाएगा देखना, पहले कॉलम में से ये पहला कॉलम है, ये बेटा दूसरा कॉलम है, ये बेटा तीसरा कॉलम है। ठीक है, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवाया, ये आ गया 0, ये आ गया बेटा x माइनस वाई, ये आ गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐसे बेटा यहाँ आ गया 0 y माइनस जेड
एंड बेटा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। और मैंने पहले भी बोला था ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते हो, जब एक रो में दूसरे को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, किसी एक रो या कॉलम को बचाना जरूरी है। देखिए इसलिए मैंने तीसरे वाले को बचा के रखा, उसको इस बार में नहीं किया। सही है। अब देखिए बेटा इसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, नहीं यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो 0x माइनस वाई, और ये बेटा फैक्टराइज हो जाएगा ना a क्यूब माइनस b क्यूब से, तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और देखिए इसको देखिए 0 y माइनस जेड, ये a क्यूब माइनस b क्यूब से ओपन करेंगे तो y माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 1 जेड जेड क्यूब। ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लूँ, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लूँ, तो x माइनस वाई मेरे पास बच गया, y माइनस जेड मेरे पास बच गया। क्या क्या बचा यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसी नहीं यहाँ 0 बचेगा ना, ऐसे 0 1, जब y माइनस जेड मैंने सेकंड कॉलम से कॉमन लिया तो बाहर आ गया, ये बच गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये ऐसे बच गया। बेटा देखिए अभी पावर बड़ी दिख रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह दिख रहा है, तो इसमें आप एक चीज और सुनिए, अभी जरूरी नहीं कि आप अभी सीधे सीधे वैल्यू निकाल दें। अभी आप और क्या कर सकते हैं, चाहे तो देखो अभी भी 1 के सामने 1 दिख रहा है, अभी भी आप पहले कॉलम में से दूसरे को फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी है एक ही बार लगाएं ऑपरेशन, हो सकता है और कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मान लीजिए मैंने फिर से वही किया, c1 की जगह c1 माइनस c2, क्या आ जाएगा देखिए, ये तो ऐसे ही रह गया जो बाहर है, ये बच गया बेटा 0 माइनस 0 0, ये बच गया 0, और ये बेटा पहले में से दूसरे को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएंगे, ये बचेगा मेरे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आया एक जब एक्स वाई माइनस वाई जेड किया तो यहां से बच रहा है प्लस वाई, मैं देख लेता हूं क्या बच रहा है, y इंटू एक्स माइनस जेड, ऐसे बच रहा है। ठीक है। और बेटा दूसरा जो कॉलम था वो बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे पहले से था, ये भी बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे पहले से था। सही है भैया। अब देखें आप अगर ध्यान से, तो पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है बाहर, पता है इसको, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे 0 0 ये बच गया, x माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया 0 1, ऐसे बच गया 1 जेड जेड क्यूब। बेटा अब अगर आप वैल्यू भी निकाल के देखेंगे ना, तो जैसे 0 इंटू दिस माइनस दिस, 0 इंटू दिस माइनस दिस, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो फाइनली क्या बचेगा वो सिर्फ जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें, समझ गए बात? और आगे देखिए, तो समझ गए फैक्टराइज कैसे करना है, जहां आमने सामने वाले एक जैसे दिख रहे हो, सब्ट्रैक्ट करके 0 बन पा रहा हो, तो वो ऑपरेशन वहां पर आप सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है। देखिए और मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है फैक्टराइज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है। अब देखिए बेटा मैंने पहले भी बोला था कि जहां या तो 0 बने या फिर एक जैसा बने, तो बेटा मुझे दिख रहा है 0 तो कहीं नहीं बनने वाला क्योंकि आमने सामने एक जैसे नहीं है, लेकिन देखो दिस माइनस दिस करूंगा तो एक्स माइनस वाई बनेगा, यहां से भी एक्स माइनस वाई बनेगा, दिस माइनस दिस करने पर भी जेड कॉमन लेके एक्स माइनस वाई बनेगा। क्यों ना मैं एक काम करूं, c1 की जगह पे c1 माइनस c2 और c2 की जगह पे c2 माइनस c3 करें, कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करवाएं। ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम, और ये बेटा तीसरा कॉलम था। ठीक है। देखिए यहां मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो चुका है x, जब मैं पहले को कॉलम से दूसरा सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया y माइनस जेड
ये हो गया बेटा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, इस कॉलम से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा 1x प्लस वाई माइनस जेड, 1y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। और देखिए मान लीजिए देखो 1 के सामने 1 आ रहा है, तो क्यों ना मैं बेटा c1 माइनस c2 करूं ताकि 0 बने। मैं तो चाहता हूं 0 बने या एक जैसा बने जगह जगह। तो देखिए कितना हो जाएगा बेटा ये इस वाले ऑपरेशन के बाद ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये तो रह ही जाएगा बेटा, अंदर में आ गया मेरे पास 0। जब x प्लस वाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ गया x माइनस जेड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ गया x माइनस जेड। बचा हुआ जो है उसको बेटा ऐसे ही रहने दूं मैं। देखिए अब तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, बेटा इसमें से कॉमन लूंगा क्या हो जाएगा x माइनस जेड कॉमन आ गया, बचा क्या 0 1 1 1 1 प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। नॉर्मल मान लीजिए आपने वैल्यू निकाल दी बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। दिस इंटू दिस माइनस दिस, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड इंटू, नहीं बेटा माइनस 1 इंटू होगा ना, तो ये प्लस ये माइनस आएगा, फिर क्या होगा बेटा जेड इंटू दिस माइनस दिस माइनस दिस सब कर रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए अब आगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, ये जब करेंगे ना तो ये कन्वर्ट के ऐसा बच रहा है बेटा, सिर्फ माइनस कॉमन लेकर के एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स है, इसका माइनस निकल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इस तरह से फैक्टराइज हो गया बेटा। समझ रहे हैं बेटा आप बात को? तो इन देखिए भले ये वाला रिजल्ट याद ना रहे, इससे पहले वाले 2 रिजल्ट आपको याद रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी बेटा। और जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट तो आपको किसी भी कीमत पर याद रखना ही है, वो अक्सर कहीं ना कहीं बेटा यूज हो जाता है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, मान लीजिए सर्कुलर मैनर में चल रहे हो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो आप क्या करें बेटा देखिए माइनस कॉमन लेकर के, अब मैं कुछ गलत वैसा नहीं कर रहा हूँ मतलब कि कोई सिस्टमैटिक, नॉर्मल आप वैल्यू निकाले मल्टीप्लाई करके तो बेटा ये आता है, ये रिजल्ट याद रहे तो थोड़ा अच्छा होता है, अक्सर यूज हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और आगे में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है भैया, और आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फर्दर फैक्टराइज होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही बात है भैया। देखिए और आगे मान लीजिए बेटा आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी ऐसा 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, फिर ऐसा। ठीक है बेटा, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो देखो मुझे 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी चाहिए ना इसमें, तभी तो वैसा बन पाएगा राइट साइड से। मान लीजिए बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, मान लीजिए बेटा मैं देखो इसमें से ए कॉमन ले लूं, इसमें से बी कॉमन ले लूं और इसमें से सी कॉमन ले लूं। मैं चाहता हूं कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी बने, क्योंकि वो मुझे चाहिए राइट साइड में। ठीक है भैया, तो मैंने ऐसा किया, पहली वाली से मैंने ए कॉमन लिया, दूसरे वाले से भी, तीसरे कॉलम से सी, तो ये बन गया बेटा 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, और देखिए 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसे ही
1 यहाँ भी 1/b आएगा, 1/c 1/c और जी 1/c प्लस 1। ठीक है भैया। अब और आगे देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे करूं बेटा, मुझे दिख रहा है मुझे ये बनाना है 1 + 1/a 1/b 1/c। आपको दिख रहा है ये तीनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट ऐड कर दिया तो वही बनेगा, तो मैं तो ये बनाना चाहूंगा फिर। तो बेटा ये तीनों ऐड कैसे होंगे, जब कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया जाए, कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दिया जाए, तभी ऐसे होगा। ऐड कीजिए, तो जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ भी बेटा यही बच रहा है, इनको ऐड करेंगे तो ऐसे। ठीक है, अब देखिए और ये कॉमन ले लूं बेटा पहले वाले से, तो देखिए क्या आ रहा है। ये मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया पहले कॉलम से, मेरे पास बचा ऐसे कुछ। ठीक है, अब आप चाहें तो या तो सीधे वैल्यू निकालें अंदर इस डिटर्मिनेंट की, या फिर कहीं दिख रहा हो आमने सामने एक जैसा है तो कट जाए, बड़ी अच्छी बात है। मुझे दिख रहा है 1 के सामने 1 है, 1 के सामने 1 है। इस बार ऐसा करते हैं, पहले रो में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बेटा दूसरे रो में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसा बचेगा। जब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ये बच गया 0 -1 0, फिर बच गया दूसरे में से तीसरे को, है ना बेटा, समझ रहे हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, आमने सामने वालों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दूसरे में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट किया, ये बच गया 0 1 -1। अब वैल्यू देखिए, अब काफी जगह 0 आ गया। अब मान लीजिए मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जी निकाल ली, तो 0 × दिस माइनस दिस 0, 1 × दिस माइनस दिस, तो बेटा ये तो फाइनली सिर्फ 1 बच रहा है, ये बच गया मेरे पास। बेटा यही तो राइट हैंड साइड है, RHS सही है। तो ये प्रूव करना था, तो समझ गए कि ऑपरेशन उस तरह से लगाए जैसा हमें प्रूव करना है। सही है भैया। और वो ऑपरेशन तो हम हमेशा लगा सकते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा जगह 0 बने या ज्यादा से ज्यादा जगह एक जैसा बने, क्योंकि 1/a 1/b 1/c बनाना था, इसलिए बेटा मैंने ABC को कॉमन लिया। ठीक है, और देखिए बेटा आगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ A not equal to B, B not equal to Q, C not equal to R, and PBC, AQC, ABR equal to 0, then find value of P upon P minus A, Q upon Q minus B एंड R upon R minus C। इसकी बेटा मुझे वैल्यू चाहिए। देखिए बेटा, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि जो चाहिए या तो वो बने या फिर ज्यादा जगह 0 बने, वो वैसा ऑपरेशन लगाऊं। तो P minus A कैसे बनेगा, जब P के सामने A यहाँ है, तो अगर मैं पहली रो में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कराऊं तो बनेगा। तो B minus Q भी बनेगा साथ में, वो भी चाहिए, R minus C भी चाहिए, तो R में से C सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो दूसरे में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो जैसे ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो पहले रो में से बेटा दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, और बेटा दूसरे रो में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये P minus A minus Q minus B 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0, Q minus B एंड माइनस R minus C। ठीक है, और देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवाए, अच्छा ये तो लास्ट वाला तो बचा ही रह जाएगा ऐसे। और देखिए आपको दिख रहा है कि आपको P minus A, Q minus B, R minus C नीचे में चाहिए, तो इनको कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो इस वाले पहले में P minus A है, इसको कॉमन ले लो, दूसरे में Q minus B, इसको कॉमन ले लो, तीसरे में R minus C है, उसको कॉमन ले लो।
ताकि 1/4 में आ जाए। कॉमन लेते हैं तो 1/4 पहुंच जाता है ना। बेटा पहले से p माइनस ए कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से q माइनस बी कॉमन लिया, और बेटा तीसरे कॉलम से r माइनस सी कॉमन लिया। देखिए क्या आ गया, 1 0 a अपॉन p माइनस ए माइनस 1 1 b अपॉन q माइनस बी 0 माइनस 1 r अपॉन r माइनस सी। ठीक है भैया, अब देखते हैं और बेटा मान लीजिए मैं इसकी नॉर्मली अब वैल्यू निकालने लग जाऊं तो क्या आएगी, क्योंकि काफी जगह 0 मुझे दिख रहा है। 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये आ गया फाइनली b अपॉन q माइनस बी प्लस r अपॉन r माइनस सी 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो ये हो गया बेटा a अपॉन p माइनस ए और 0 प्लस समथिंग ऐसे, ये फाइनली ऐसे आ गया दिस इक्वल टू 0। बेटा 4 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक बार 0 करवाएंगे। बेटा इसको मैं 0 नहीं करवा सकता, इससे p इक्वल टू ए आएगा, इसने बोला था p a के इक्वल नहीं है। मैं इसको भी 0 नहीं करवा सकता, इसको भी 0 नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ से आएगा q इक्वल टू b, इसने बोला था नहीं चाहिए। इसने यहाँ से आएगा r इक्वल टू सी, r इक्वल टू सी भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं ये नहीं करवा सकता। अब और आगे देखिए, अब ये वाला बचता है, ये दिस इक्वल टू 0। चलिए करवाते हैं। जब बेटा मान लीजिए मैंने इसको 0 करवाया, देखिए कितना आ रहा है बेटा। मुझे यहां ऊपर b r a नहीं चाहिए, r चाहिए, p चाहिए, q चाहिए। तो r वाला तो सही है, इसको चेंज करना नहीं है, p और q चाहिए यहाँ पे ऊपर। यहाँ ऊपर q बनाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, b जब ऊपर b है माइनस q प्लस q कर दूँ इसमें, ताकि q ऊपर बने जबरदस्ती। r अपॉन r माइनस सी तो सही है। यहाँ देखिए a माइनस p प्लस p करूँ बेटा, क्योंकि ऊपर मुझे p बनाना था, यहाँ ऊपर p चाहिए। अब देखिए q माइनस बी को जब b माइनस क्यू में डिवाइड करेंगे -1 आएगा, और एक ये बच जाएगा q में डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। जब a माइनस पी में इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा -1 आएगा, जब p में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। यहाँ से आ गया q माइनस अपॉन q माइनस बी, r अपॉन r माइनस सी प्लस p अपॉन p माइनस ए इक्वल टू -1 उधर जाके 2 बनाती है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई बेटा। यही इसकी वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो 2 आ गया आंसर। समझ में आई बेटा बात? तो समझ रहे हैं कि p माइनस ए क्यू माइनस बी बनाना था, तो उसी हिसाब से हमने रोज को कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और देखिए बेटा क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा, अक्सर यही फंसाता है वो एग्जाम्स में, है ना। मेंस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन लिख देता है कहीं। मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लेट 3 डिजिट्स, लेट 3 डिजिट नंबर a to 8 3b9 6c2 when a b c are integers between 0 and 9। ठीक है भैया, b डिविजिबल बाय a fixed integer k, so that determinant a 3 6 8 9 c 2 b 2 is also divisible by same integer k। ठीक है बेटा, देखिए
इनको आप ये मत समझना बेटा कि a इंटू टू इंटू एट लिखा हुआ है। ये वैसे है जैसे मान लीजिए 5 टू 8 लिखा हुआ था, ए की जगह 5 होता तो वैसे पूरा नंबर है एक, ए इसकी एक डिजिट है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करनी हो ऐसी चीज़ों की तो ऐसे समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 100a प्लस 20 प्लस 8, इस तरह लिखिए इसको। 3b9 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 300 प्लस 10b प्लस 9, और देखिए 6c2 इक्वल टू 600 प्लस 10c प्लस 2। ठीक है, और आगे देखिए बेटा, इसने बोला था कि ये k का मल्टीपल है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ समथिंग इंटू के बोल दो इसको, इसको समथिंग इंटू के बोल दो, इसको भी समथिंग इंटू के बोल दो, क्योंकि इसने बोला था कि तीनों ही क्या है, k के मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया समथिंग इंटू के है, ये भी समथिंग इंटू के है, ये भी समथिंग इंटू के है। अब बेटा इनका यूज मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कहीं बन पा रहा है, 100 इंटू ए होना चाहिए, यहाँ 100 इंटू 3 होना चाहिए, यहाँ 100 इंटू 6 होना चाहिए, मतलब पहली रो में 100 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 में 10 का मल्टीपल होना चाहिए, बी में 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और सी में 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा ही है, एक मिनट बेटा, 2, 10 और बी, मुझे मुझे एक मिनट दीजिए, मैंने लिखा तो गलत नहीं है क्वेश्चन। A28 3B9 6C2, ठीक है, ऑप्शन में लिखा है A3689C 2B2, ठीक है, 600 प्लस 10C प्लस 2, 300 प्लस 10B प्लस 9, 100A प्लस 20 प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करेंगे, मुझे यार 2B और 10 में 10 का मल्टीपल चाहिए, 2B और इसमें बेटा यहाँ बेटा थोड़ा सा चेंज होगा, ये ऐसे नहीं था, ये बेटा इस तरह से दिया हुआ था, 2 यहाँ था, सी यहाँ था, प्रिंटिंग एरर थी इसमें। ठीक है, अब देखिए, तो बेटा इन तीनों में मुझे 10 का मल्टीपल चाहिए, है ना, दिख रहा है 10 10 10 का मल्टीपल। क्यों ना मैं एक काम करूं बेटा, मान लीजिए मैं पहली रो में 100 टाइम ए 100 का मल्टीप्लाई करवाऊं, 100 R1 प्लस तीसरी रो का कितना मल्टीपल कराऊं, 10 टाइम तीसरी रो प्लस सेकंड रो, ये अगर करवा देता हूं तो देखना कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 100A प्लस 20 प्लस 8। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 300 प्लस 10B प्लस 9। तीसरा क्या हो जाएगा, 600 प्लस 10C प्लस 2। बेटा बाकी कैसे रहने दीजिए, 8 9 2 2BC। ठीक है भैया, इन ये तीनों क्या है, के मल्टीपल्स है ना, यही तो नंबर्स थे। तो इसकी जगह मैं लिख पाऊंगा ए के, इसकी जगह लिख पाऊंगा बी के, इसकी जगह लिख पाऊंगा मैं सी के, स्मॉल सी अलग हो गया बेटा, है ना, वो अलग। 8 9 2 2BC। अब आप देख लीजिए बेटा, मैं के कॉमन ले सकता हूं पहले रो से, तीनों में है तो के कॉमन आ गया, के इंटू ABC 8 9 2 2BC, तो मैं मतलब के इंटू दिस हो गया ये, है ना, तो के इंटू समथिंग, तो मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल ऑफ के। इसने क्या प्रूव करवाया था कि दिस इज डिविजिबल बाय सेम इंटीजर के, प्रूव हो गया, ये मल्टीपल ऑफ के आ गया, मतलब प्रूव हो गया कि ये के से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ठीक, आगे चले, देखिए अरे ठीक है भैया, और आगे देखिए बेटा, बेटा एक जो है हमारे पास आता है, दो अगर डिटर्मिनेंट दिए हो तो उनका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स,
ये बेटा रो बाय कॉलम होता है, ठीक है, रो बाय कॉलम। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है A1 B1 A2 B2, ठीक है बेटा। मान लीजिए दूसरा डिटर्मिनेंट इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है C1 D1 C2 D2, ठीक है। तो बेटा इसका रो बाय कॉलम, मतलब पहली वाली का फर्स्ट रो को पकड़ो और इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जैसे इसके पहली रो को पकड़ा, इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, तो A1 B1 C1 C2, तो A1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई, B1 का C2 के साथ मल्टीप्लाई, तो A1 C1 प्लस B1 C2। ऐसे ही अब इसकी रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, तो A1 D1 प्लस B1 D2, A1 D1 प्लस B1 D2। ऐसे ही बेटा अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, तो A2 C1 प्लस B2 C2। ऐसे ही बेटा अब इस रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, A2 D1 प्लस B2 D2, ठीक है। तो बेटा इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब पहले वाले जो पहले डिटरमिनेंट लिखा हुआ है उसका आप हर एक कॉलम से, पहले की एक रो को पकड़ो, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ दूसरे के, फिर दूसरी रो को पकड़ो, फिर दूसरे के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। तो पहले की रो लेनी होती है और दूसरे के कॉलम लेने होते हैं, सही है भैया। इस तरह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है अगर कि फाइंड वैल्यू ऑफ A1 L1 प्लस B1 M1 A2 L2, नहीं A1 है, A1 L2 B1 M2 A1 L3 B1 M3 A2 L1 B2 M1 A2 L2 B2 M2 A2 L3 B2 M3। इसको देखिए A3 L1 B3 M1 A3 L2 और जी B3 M2 A3 L3 B3 M3, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं पीछे लेके चलता हूं आपको। इसका पहला रो क्या था A1 B1, तो हर जगह देखो A1 B1 A1 B1 ये आया पहले रो में। इसका पहला रो क्या था A2 B2, तो इसमें देखो हर जगह A2 B2 आया, A2 B2 A2 B2 पहले रो में, सही है। ऐसे ही इसके कॉलम क्या थे C1 C2, तो पहले कॉलम में C1 C2 दिखा। दूसरा कॉलम क्या था D1 D2, तो इसमें D1 D2 दिखा दूसरे कॉलम में। तो मतलब अगर मैं इधर चलना चाहूं तो पहली रो में क्या क्या दिख रहा है A1 B1 A1 B1 A1 B1, तो मतलब पहली रो में A1 B1 होगा। और देखिए दूसरी वाली रो में क्या दिख रहा है A2 B2 A2 B2 A2 B2, तो जब दूसरी रो में हर जगह A2 B2 दिख रहा है तो A2 B2 रहा होगा। तीसरी रो में हर जगह A3 B3 दिख रहा है, तो बेटा हर जगह पे A3 B3 रहा होगा, सही है। और देखिए आगे, लेकिन बेटा मुझे 3 क्रॉस 3 बनाना है ना, तो तीसरा वाला कुछ गायब हो गया, वो तीसरा वाला रहा ही नहीं होगा, सही है। और देखिए आगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 तो चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करा के 3 क्रॉस 3 आएगा, लेकिन यूज हो नहीं रहा, एलिमेंट्स है नहीं तीसरे में, तो 0 0 0 लिख दिया मैंने। और देखिए बेटा सेकंड वाला, ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया। दूसरे डिटर्मिनेंट से क्या दिए जाते हैं कॉलम्स, तो पहले कॉलम में जो आएगा वो उसका पहला कॉलम होगा। पहले कॉलम में क्या दिख रहा है L1 M1 L2 M2, नहीं L1 M1 L1 M1 L1 M1, मतलब पहले कॉलम में ये है। और देखिए दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है L2 M2 L2 M2 L2 M2, तो दूसरे कॉलम में L2 M2 है। तीसरे कॉलम में क्या है L3 M3, तो L3 M3 है हर जगह, है ना। क्योंकि 3 का बनाना है इसलिए बचे हुए को ऐसे कर दिया मैंने। तो बेटा कोई भी एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर 0 हो जाता है तो वैल्यू 0 आती है, तो 0 इंटू 0, तो कितना हो गया बेटा फाइनली वो 0 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, अरे सही है भैया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू बेटा इतनी हो गई। तो
अब हमें जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें और पढ़नी है। एक बचा हुआ है, मान ली एक मेनली क्रेमर्स रूल। इसको हम जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली मैं पीएनसी वगैरह आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपका कम से कम स्कूल लेवल का निपट जाए, और उसके बाद जो है मैं क्रेमर्स रूल पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास जितना डिटर्मिनेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी के लिए बेटा उतना ही है हमारे सिलेबस में। ये क्रेमर्स रूल सेकंड मतलब 12th में आता है, फर्स्ट 11th में नहीं आता। तो एक काम करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स तो वैसे भी अगले साल पढ़ाना ही है, तो क्रेमर्स रूल नहीं करते हैं इस साल, ये 12th का टॉपिक है। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना 11th के लिए काफी है। सही है भैया? तो फिर जो है हम लोग अगले साल देखेंगे बाकी चीजें। डिटर्मिनेंट यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं 11th के लिए। उसके बाद अगली क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा स्कूल के लिए, और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे। डिटर्मिनेंट 11th के सिलेबस में नहीं है, बस मैंने उतना बताया जितना स्ट्रेट लाइन में यूज होता। ठीक है बेटा, थैंक यू।